नमस्कार बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ लिया है, उसका प्रश्नोत्तर भी हो गया है। आज हम लोग वसंत पाठ्य पुस्तक से ही दूसरा अध्याय दादी माँ पढ़ेंगे तथा समझेंगे। बच्चों, यह एक जो है संस्मरण की विधा है हिंदी में, जिसे शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है। संस्मरण क्या होता है बच्चों? संस्मरण का मतलब होता है यादें, मेमोरी। किसी घटना को, अपने जीवन में घटित किसी घटना को, मान लो आप कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ के बारे में जो कुछ भी देखते हैं, जैसे जैसे समय आपने व्यतीत किया है, सभी को एक क्रमबद्ध तरीके से लिख देते हैं, तो वह जो है संस्मरण कहलाता है। तो इसी तरह शिव प्रसाद सिंह जो है लेखक, वे अपने दादी के साथ बिताए हुए कुछ पल को याद करते हुए और इस संस्मरण में लिखा है। इससे पहले कि लेखक घर से कहीं दूर हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वहाँ पर उनके पास एक पत्र जाता है जिसमें लिखा है कि उनकी दादी की मृत्यु हो गई। यह देख करके उन्हें विश्वास नहीं होता है कि कैसे दादी की मृत्यु हो गई। उन्हें ऐसा लगता है अभी ऐसा नहीं हुआ है, और यही देख करके वे उनके साथ बिताए एक एक पल को याद करते हुए और इस संस्मरण को लिखा है। तो दादी माँ का महत्व क्या होता है बच्चों, आप लोग तो जानते ही होंगे। घर पे दादा दादी होंगे तो कैसे वे आप लोगों से प्यार करते होंगे। तो इन्हीं चीज़ों को याद करते हुए वे इस संस्मरण विधा में अपनी यादों को लिखा है। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों को समान स्वच्छ शीतल किसी भी धुंधली छाया नाच उठती है। लेखक बता रहे हैं कि जहाँ है वहाँ कितने दिन भी गुजर जाने के बाद कभी जब उनके घर की याद आती है तो उनका मन अनबना हो जाता है। अनबना का मतलब होता है उदास हो जाता है। और ऐसे में जो उनके मित्र शुभचिंतक है, वह यह कह कर के उन्हें सांत्वना देते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि छुट्टी आने वाली है, छुट्टी आएगी तो घर चले जाना, घूम फिर करके घर से चले आना, मन खुश हो जाएगा। लेकिन वही मित्र पीठ पीछे जा करके और उनका मजाक उड़ाते हैं कि यह कैसा व्यक्तित्व है जो थोड़ी सी परेशानी आने पर घबरा जाता है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया,
रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। लेखक इस पैराग्राफ में जो है क्वार के महीने की बात कर रहे हैं, जो हिंदी का महीना है, क्वार का महीना जुलाई के आसपास आता है। तो इस महीने में बरसात होती है एक तरफ, तो उन्हें बचपन के वो दिन याद आ रहे हैं कि जब बरसात होते थे, तेज़ बारिश होती थी और इधर उधर से तरह तरह की घास, कूड़े करकट इकट्ठे पानी में बह करके और गांव के जलाशय में इकट्ठा होते थे और उसमें बच्चों के साथ लेखक जा कर के नहाते थे। उसको याद करते हुए बता रहे हैं कि वह दिन बहुत ही सुनहरा होता था जब वे वहाँ जा कर के नहाते थे। उसके आगे सारी चीज़ें जो है फेल थी, वह जो है उसमें नहाने का जो आनंद है वह अलग ही था। और इसी को याद करते हुए बता रहे कि वो 1-2 दिन क्वार के महीने में उस गांव के जलाशय में नहाए थे, स्नान किए थे कि उन्हें बुखार हो गया। और इस बार हर बार की तरह साधारण सा बुखार नहीं हुआ था, इतना तेज़ बुखार हुआ था कि बहुत ही ज़्यादा उन्हें ठंड लग रहा था और रजाई पर रजाई उन्हें उड़ाया जा रहा था। और बुखार जो है उनका कम हुआ 12 बजे रात के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले सने सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्यः टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिशाली के शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर जोर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। अब लेखक बता रहे हैं कि दादी माँ जो थी, उन्हें जब यह पता चला कि लेखक को बुखार हुआ है, तो वे दोपहर के समय उसी झाग वाले तालाब से स्नान करके आई थी। उन्होंने लेखक को देखा, हाथ छुआ, पैर छुआ, पेट छुआ और देखा इसे कितना बुखार है। फिर उन्होंने कोई मिट्टी लेकर आया था जो लेखक के मुंह में डाल दिया और तरह तरह के घरेलू दवाई जो होते हैं, पुराने समय में जो आयुर्वेदिक दवाओं का प्रचलन है, जड़ी बूटियों का, उसी तरह लेखिका की माँ जो है तरह तरह की दवा बता रही थी, उपाय बता रही थी और लेखक के पास बैठी रहती थी। उन्हीं दिनों को लेखक याद करते हुए सोच रहे हैं। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाते। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। अब लेखक बता रहे हैं कि ऐसे ही दादी माँ जो है वह गांव में किसी का भी बुखार होता था, बीमार पड़ता था, तो वो दादी माँ के पास आता था और दादी माँ उन्हें तरह तरह के अपने दवा उपाय बताती थी जिससे वह ठीक हो जाता था। अब लेखक बता रहे हैं कि जहाँ पर वे हैं वहाँ पर भी बुखार होता है और वहाँ पर जो है दादी माँ के दवाएं तो नहीं आती हैं, डॉक्टर आता है, देखकर चला जाता है और खाने पीने का जो उपाय है वह
मेस महाराज जो मेस में होते हैं वो दे जाते हैं खिचड़ी बना करके, लेकिन फिर भी जो है उस तरह का उपचार नहीं हो पाता है जैसा दादी माँ करती थी। और दादी माँ जो है उन्हें गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे, जो गाँव में घरेलू उपचार के सहायता से दवाइयाँ बनाई जाती थी। घरेलू वस्तुओं से जो दवाइयाँ बनाई जाती थी वो 50 किस्म की दवाओं के बारे में जानकारी दादी माँ रखती थी। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। जानने क्यों यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलम्ब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपये मैं सूद के आज दे दें, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। लेखक के बड़े भाई किशन जो थे उनकी शादी तय हुई थी, और शादी के समय जो काम होता है घर के लोगों का, उसके बारे में बता रहे हैं लेखक कि सारा व्यवस्था जो है दादी माँ करती थी। बहुत ही व्यस्त रहती थी, ऐसे जैसे घर का सारा कारोबार उन्होंने संभाल लिया है। और इसी बीच लेखक ने यह सुना कि वह पड़ोस की रामी की चाची को बहुत ही डांट रही थी। क्यों डांट रही थी? क्योंकि उन्होंने रामी की चाची को कुछ पैसे ज़रूरत पर उधार में दिए थे, जिसके लिए उन्होंने ब्याज भी देने के कहे थे, और वह दी नहीं थी और दोबारा पैसा मांगने आ गई थी। तो इसलिए वह जो है उन्हें डांट रही थी। और रामी की चाची क्या कर रही है, दोनों हाथ से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैं इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। तो उसने क्या देखा लेखक ने कि जिस रामी की चाची को दादी माँ डांट रही थी, कुछ दिनों के बाद उन्हीं को पैसे दे रही थी। 10 रुपये देने के बाद जो उन्होंने कहा कि अच्छे से बेटी का विवाह कर लेना, देखना किसी भी तरह की परेशानी न हो। और ऐसे में जो है वह धन्नो जो थी रामी की चाची, वह दादी माँ को आशीर्वाद देते हुए जा रही थी। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है।
मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दलान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और बरहा का मन एक सा होता है। तो वहाँ पर जो लेखक है बीमार थे और वे बीमार के कारण अपने किशन भैया की शादी में न जा सके थे बारात में, और घर पर ही सोए हुए थे। और बारात जाने के बाद जो घर में लोकगीत और लोक परंपराएं होती हैं, घर में शुभ मंगल के गीत गाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें चल रही थी। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर चढ़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभय धाम मिल जाता। तो लेखक जो है अपने भाई के शादी में बारात में नहीं गया था, घर पर ही जो है सोया हुआ था, और जो भी लोग कार्यक्रम हो रहा था वह चुपके से उसके बारे में जानकारी ले रहा था। इसके बाद जो है स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरफ बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। तो वे बता रहे हैं कि दादी माँ जो है बहुत ही दयावान व्यक्तित्व थी और वे सभी से जो है प्रेम करती थी, लेकिन दादाजी की मृत्यु के बाद जो है वह हमेशा उदास सी रहती थी। इसका कारण भी यह था कि दादाजी हमेशा कहते थे कि पहले तुम्हारी मृत्यु होगी, बाद में मैं मरूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दादाजी पहले ही चल बसे और दादी माँ अकेली रह गई, जिससे वे दुखी रहती थी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की सी ठंडियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैं धीरे से कहा, क्या है रे तू, यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। एक दिन की बात बता रहे हैं लेखक की। दादी माँ जो है घर में संदूक के पास बैठी अगरबत्ती जला कर के पूजा पाठ कर रही थी शांति मन से। तो लेखक ने पूछा, एक बात पूछूं? तो उन्होंने कहा, दादी माँ ने कहा, पूछो तो। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। तो समस्या क्या थी कि पैसे की समस्या थी, शादी विवाह का समय था
और लेखक के पिताजी और उसके बड़े भैया जो है बैठ करके इस समस्या के बारे में सोच रहे थे कि पहले का ही कर्जा पड़ा हुआ है, कोई कर्जा देने वाला नहीं है। ऐसे में दादी माँ आई और बोली, रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया, मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आका पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ साभ्रष्ट देवी सी लगी। धुतली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ा आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली आंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो वे लोग जिस समस्या के लिए बैठे थे उसका निदान करते हुए दादी माँ जो है अपने संदूक से पुराने कंगन लेकर के आई और कहा कि मैंने इसे इसी दिन के लिए संभाल कर रखा था कि विपरीत समस्याओं में, विपरीत परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जा सके। यह लो और इसे बेच करके अपना काम चला लो। और लेखक जो है यही देख करके सोच रहा था और जो उसके पास पत्र आया था उसके किशन भैया ने भेजे थे कि दादी माँ की मृत्यु हो गई, यह सोच करके उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो गया है। तो बच्चों यही था इस अध्याय में, दादी माँ संस्मरण में, जिसमें हम लोगों ने यह देखा कि लेखक का दादी माँ के प्रति कैसा व्यवहार था और दादी माँ का व्यक्तित्व कैसा था, वे कैसी व्यक्ति थी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने इस अध्याय में पढ़ा और जाना। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद बच्चों।